हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी ऑफ होम साइंस। क्लास 12 के इस पार्ट 4 वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम आपकी फ़र्स्ट यूनिट कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट का हमारा चैप्टर है ये फर्स्ट, और इसका नाम है कार्य, व्यवसाय और आजीविका। आज हम इस सीरीज़ का 4th वीडियो करेंगे और आज के हमारे टॉपिक्स हैं कार्य, आयु और जेंडर से संबंधित मुद्दे और सरकार के सरोकार। तो बच्चों, भारतीय समाज में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों की कार्य क्षेत्र में क्या स्थिति है, समाज का दृष्टिकोण कैसा है उनके प्रति, और उससे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और सरकार इन सारे मुद्दों और समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं समाज और व्यक्ति का दृष्टिकोण और उसका प्रभाव। बच्चों, किसी भी समाज में समाज और उस राष्ट्र का उस समाज के व्यक्तियों, सदस्यों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये उनके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उनकी आयु, उनके लिंग, उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की कार्य पद्धति को प्रभावित करता है। इसको अगर हम एक उदाहरण के द्वारा समझें, या ये हमारा अगला टॉपिक भी है एक तरह से, कि महिलाओं की हमारे समाज में क्या स्थिति है। भारतीय महिलाओं की स्थिति आप सबसे छुपी हुई नहीं है। भारतीय महिलाएं घर में, कृषि के कार्यों में, पशुपालन में, बच्चों के लालन पालन में बहुत योगदान देती हैं, पुरुषों से कहीं अधिक योगदान देती हैं। उसके बावजूद उनके महत्व को कभी पूरी तरह से आंका नहीं जाता। उनके इस किए गए इस कार्य को, जिसके लिए वो कई बार अपने स्वास्थ्य को भी दांव पे लगा देती हैं, कभी उसका ठीक से मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसका कारण क्या है? सदियों से चली आ रही सामाजिक और सांस्कृतिक जो मान्यताएं थी वो रूढ़ियों में बदल गई है। शायद समाज की जब शुरुआत हुई होगी तो ये लिंग के आधार पर कुछ कार्यों का बंटवारा हुआ होगा कि उनकी जो जैविक विशेषताएं हैं उनके आधार पे वो कार्य करें, लेकिन धीरे धीरे वो कार्य उनके लिए सिर्फ उन्हीं के ऊपर मट दिए गए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। और धीरे धीरे ये मानसिकता सभी में, पुरुषों में ही नहीं स्त्रियों में भी बहुत अधिक बस गई है। अब अगर उस भूमिका से हटकर कोई कार्य करता है तो हम उस पर आरोप लगाने में देर नहीं करते कि ये महिलाओं जैसे बिहेव कर रहा है या ये पुरुषों जैसे बिहेव कर रही है। तो ये एक मानसिकता जो सदियों से चल चल कर हमारे अंदर बैठ गई है, रूढ़ हो गई है, इसी ने इसे जेंडर का नाम दिया है। जेंडर अपने आप में एक कोई साइंस से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। साइंस में लिंग या सेक्स के रूप में हम इसे जानते हैं कि एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, लेकिन जो जेंडर शब्द है वो हमारे समाज की देन है। जेंडर ये बताता है कि स्त्री है तो उसे कैसे, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, और पुरुष है तो उसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये इस तरह का कोई नियम नहीं है, कोई लिखित इसकी कोई पुस्तक नहीं है, परंतु ये हमारे जनमानस के अंदर घर गया है। ये जो तस्वीर इसमें दी हुई है ये बताती है कि वर्कफोर्स में 80.5% पुरुष काम करते हैं और 19.5% महिलाएं काम करती हैं। कार्य, आयु और जेंडर, इसमें जो हम अभी बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को या किस जेंडर को, किस लिंग को, पुरुष को या स्त्री को अगर प्राथमिकता दी जाती है या उपेक्षा की जाती है तो यह उसके कार्य करने के तरीके को, उसकी स्वतंत्रता, उसके निर्णय को, उसके अधिकारों को, उसकी इच्छा को बहुत अधिक तक प्रभावित करती है। अगर उसे प्राथमिकता दी जाती है तो ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अगर उसकी उपेक्षा की जाती है तो इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। अभी हम बात कर रहे थे रूढ़िवादी की। तो रूढ़िवादिता का तात्पर्य ये भी है कि सदियों पहले से जो आवश्यकता अनुसार स्त्री पुरुष से जो व्यवहार अपेक्षित था वो व्यवहार अब उन पर थोप दिया गया है, और यही व्यवहार सामान्य और अपेक्षित व्यवहार भी समझा जाता है, और इसी को हम जेंडर रोल भी कहते हैं।
भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, ये देखिए, ये पिक्चर कितने आसानी से बात कह रही है। उसी कार्य के लिए, उसी पद के लिए, उसी पदोन्नति के लिए, उसी वेतन के लिए एक महिला को कहीं अधिक प्रयास करने पड़ते हैं और साथ में वो अपने परिवार, अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान और उनका कार्य करने के लिए उससे अपेक्षा की जाती है। कमाने से सक्रिय भागीदारी और परिवार के संसाधनों में योगदान देने के बावजूद स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और स्वतंत्र रहने की मनाही है। अगर वो ऐसा करती भी है तो ये उनके लिए अलग अलग प्रकार के विशेषण लेकर आता है। समाज के दृष्टिकोण से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? उनका स्वास्थ्य खराब रहा, कार्य में परिवार का सहयोग भी रहता है, बहुत बार तनावपूर्ण व्यावसायिक वातावरण रहता है, क्योंकि व्यावसायिक वातावरण यानी उनके कार्य क्षेत्र में जो पुरुष प्रधान होता है ज़्यादातर, वो उनके कार्यों को उतनी सीरियसली नहीं लेता। उनको नहीं लगता कि वो पूरी मेहनत या लगन से कार्य करती होंगी, और उनकी कमाई को पूरक या गौण सप्लीमेंट्री इनकम कहा जाता है परिवार के द्वारा। और कई बार उनके पास अपनी पदोन्नति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी नहीं होता, या स्किल वाले काम जहाँ पे चाहिए होते हैं वहाँ पे कई बार उनको इग्नोर कर दिया जाता है। उसका कारण ये भी होता है कि उनके पास प्रशिक्षण नहीं होता, क्योंकि वो उस समय जब उनको ये सब प्रशिक्षण लेना चाहिए या प्रशिक्षण लेने के लिए घर से बाहर दूर जगह जाना है तो परिवार उनका अड़े आ जाता है। अब इन सारी परिस्थितियों में धीरे धीरे समय के साथ कुछ परिवर्तन भी हुआ है। इसका कारण शिक्षा भी रही है, इसका कारण सरकार के बहुत सारे संवैधानिक फैसले भी रहे हैं, बहुत सारे अन्य संगठनों ने भी इसके लिए कार्य किया है। अब भारतीय संविधान में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ये जानना यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि जो भारत का संविधान है वो सभी क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों को समानता की गारंटी देता है। किसी भी ऑफिस में, रोजगार संबंधी किसी भी मामले में सभी नागरिकों को बराबर के अवसरों की गारंटी देना भी शामिल है। ये जाति, पंथ, रंग, प्रजाति, जेंडर के आधार पर भेदभाव को रोकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) इस बात की गारंटी देता है। इसके अलावा 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, 1951 का बागान अधिनियम, 1952 का खदान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये सभी महिलाओं को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 ये भी कहती है कि अगर किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो वहाँ पे शिशु सदनों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जहाँ 6 साल से छोटे बच्चों की देखभाल की जाएगी, और ये प्रबंधन उद्योग को ही करना होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको हम शॉर्ट में NPA भी कहते हैं, उसमें भी समाज कल्याण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी समूह बनाया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए एक डाटाबेस निर्माण की योजना चलाई गई। डाटाबेस निर्माण का यहाँ पे अर्थ ये है कि कौन कौन से, तो डाटाबेस का अर्थ ये था कि कौन कौन से श्रम कार्यों में लगी हुई महिलाओं को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरह की उनकी योग्यताएं हैं और उन्हें क्या समाधान दिया जा सकता है। प्रारंभ के दशकों में महिला संबंधी जो कल्याणकारी कार्य थे उनका दृष्टिकोण कल्याणकारी था। धीरे धीरे ये अवसर उनमें समानता की तरफ और विकास के दृष्टिकोण पर आधारित हो गया, यानी कि शुरू में सिर्फ उनका कल्याण करने का उद्देश्य था, धीरे धीरे ऐसे लगा कि समानता होनी आवश्यक है और विकास होना ज़रूरी है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, परंतु आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण से पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी उपलब्ध कराने में भी बहुत श्रम करना होगा। कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय, जो कि आवासीय महाविद्यालय बनाए गए थे उन लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए
जो कभी विद्यालय नहीं गई या विद्यालय छोड़कर चली गई हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों और प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाली लड़कियों के लिए बनाए गए थे। ये सभी बालिकाएं प्रवेश स्तर की तैयारी के 6 माह से 1 वर्ष तक का ब्रिज कोर्स करेंगी और उनके बाद छठी कक्षा में इनका प्रवेश होगा। ये पिछड़े हुए ज़िलों में खोले जा रहे हैं और अभी ये योजना भी हाल ही में भारत सरकार के कानून राइट टू एजुकेशन RT एक्ट को लागू करने में भी सहायक होगी, जो 2009 से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता मिशन, ये सभी जिस उद्देश्य के साथ चलाए गए थे, उन उद्देश्यों में महिलाओं को शिक्षित करना, साक्षर करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी एक इनका उद्देश्य था। इसके साथ साथ ही स्वयं सहायता समूह भी बहुत सारे NGOs द्वारा और सरकार द्वारा प्रशिक्षण के साथ उद्योग शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ शुरू किए गए। अब हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं से आपका परिचय कराते हैं जो अपने क्षेत्र में जानी मानी हैं। पहला उदाहरण हमारे पास है किरण मजूमदार शो। ये एक भारतीय महिला व्यवसायी हैं जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये से कभी अपनी कंपनी स्टार्ट की थी और ये बायोकॉन नाम की कंपनी की संस्थापक हैं, बायोकॉन लिमिटेड, और जो जैव प्रौद्योगिकी में कार्य कर रही है। इनकी जीवनी को आप गूगल पर सर्च करके पढ़ें, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें आपके सामने स्लाइड में हैं, जैसे नैना लाल किदवई, ये मशहूर लॉयर हैं। चंदा कोचर, ये बैंक प्रबंधक हैं। रोशनी नादार, ये नादार एजुकेशन ग्रुप की डायरेक्टर हैं। इंदिरा नुई कोला कंपनी को आप जानते ही होंगे, ये उसकी CEO हैं। सावित्री जिंदल नाम से जो इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है उसमें ये है। NK नारायण, ये तो जाने माने ही है। अजीम प्रेमजी, मल्लिका श्रीनिवासन, अरुंधति भट्टाचार्य, ये दोनों महिलाएं भी सरकारी क्षेत्रों में हैं और मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप इन सब के बारे में और सर्च करेंगे और इनकी जीवनी को है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, गणित, खेल, शिक्षा, साहित्य, औषधि और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो महिलाएं प्रसिद्ध हुई हों उन पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति यानी कि PPT तैयार कीजिए। तो ये आपका 3 इसमें आपकी एक्टिविटीज़ है और इसमें 4 या 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बाल श्रम और बच्चों के कार्य संबंधी मुद्दे। भारत के परिदृश्य को देखकर या संसार को देखकर भी हम ये बहुत आसानी से समझ पाते हैं कि सभी संस्कृतियों में बच्चे कई तरह के कार्य करते हैं। कुछ कार्य ये हैं जो उनके लिए उनकी शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं, विद्यालय से संबंधित हो सकते हैं और वे बच्चे के विकास में वृद्धि करते हैं। जैसे कि अपने घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना, खेत में मदद करना, व्यापार में हाथ बटाना, इस तरह के कार्य। और दूसरे कार्य होते हैं जो शोषण कार्य होते हैं। अधिक हानिकारक परिस्थितियों में बच्चों को बाध्य करवा के करवाए जाते हैं, जिनसे उनका विकास रुकता है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और वो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होते हैं। ये सभी बाल श्रम कहलाते हैं। 15 वर्ष से कम आयु के बालक जब कोई आर्थिक गतिविधि करते हैं यानी कि ऐसा कार्य करते हैं जो पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था द्वारा, जिसे ILO भी कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा
ऐसा जो कोई कार्य किया जाता है वो बाल श्रम की परिभाषा में आता है। यानी कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई आर्थिक गतिविधि करता है, पैसे कमाने के लिए कोई कार्य करता है, तो ये बाल श्रम कहलाएगा। वैसे अलग अलग देशों में ये जो उम्र की सीमा है ये थोड़ी सी अलग अलग है। जैसे भारत में ये 14 वर्ष है, मिस्र में ये 12 है, हांगकांग में ये 15 है। अब ILO ने इसके लिए 12 या 13 वर्ष की आयु को मान्यता दी है हल्के कामों के लिए, लेकिन जोखिम भरे कामों के लिए 18 साल की आयु से पहले उन्हें करने की अनुमति नहीं है। ILO ने उन देशों के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तय करी है जहाँ पे अनिवार्य स्कूली शिक्षा यानी कि जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन है वो 15 साल तक पूरी हो जाती है। विश्व बैंक का एक अनुमान कहता है कि पूरे विश्व में 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। और हम अगर सिर्फ भारत की बात करें तो 1,50,00,000 बच्चे घरेलू कार्य सहित कई प्रकार के पारिश्रमिक और बिना पारिश्रमिक वाले कार्यों में लगे हुए हैं। अब कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बच्चों का कार्य करना प्रतिबंधित है? असुरक्षित मशीनों से काम करवाना, कांच, बीड़ी बनाना, पटाखे बनाना, पटाखों में बारूद भरना, भारी वजन की चीज़ें उठाना, 60 मीटर से ज़्यादा गहरे तक समुद्र में गोता लगवाना बच्चों से, चूड़ियाँ बनवाना, ईंट बनाने के भट्टों में काम करवाना, कीटनाशी या रासायनिक पदार्थों से बनने वाली पदार्थों में या चीज़ों में उनको कार्य करवाना, ये सभी और इनके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं। ये सभी जहाँ पे भी उनके स्वास्थ्य को खतरा हो वो सभी बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं। टोटल देखा जाए तो 50 से अधिक ऐसे व्यवसाय हैं जो बच्चों के लिए संकटदायी हैं और इसमें घरेलू कार्य, होटल, रेस्टोरेंट में किए जाने वाला सेवा कार्य भी सम्मिलित है। यानी कहने का अभिप्राय ये है, जहाँ भी उत्पीड़न की, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न की संभावना है वो सभी उसके लिए बाल श्रम है। अब हमें अपने समुदायों को इतना संवेदनशील बनाना है कि वो अपने समाज के बालक और उनके परिवारों की मदद करें ताकि वो शिक्षा जारी रख सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और उसके लिए ज़रूरी जीवन कौशलों को ग्रहण कर सकें। कुछ कारण, ये सब डिस्कस करके हम कुछ कारण निकाल पाते हैं जिसकी वजह से बाल श्रम को बढ़ोतरी मिलती है। गरीबी, अशिक्षा, परिवार पर कर्जा होना, शहरी जीवन की चमक धमक, माता पिता की मृत्यु होने पर, विद्यालय छूट जाने पर या इस तरह की और बहुत सारी अन्य परिस्थितियों से मजबूर होकर कई बार बच्चे बाल श्रम में आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियां हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ जिसको कहा जाता है और ILO, वे दोनों ही इस क्षेत्र में कार्य करती हैं। सभी देशों में लगभग बाल श्रम को रोकने और उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानून बनाए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संधियां की गई हैं। 20 के करीब अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो विभिन्न देशों के बीच की गई हैं और उनमें से कोई भी देश अगर किसी संधि का उल्लंघन करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें उस चीज़ को ध्यान में रखता है। सभी सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे बाल श्रम के सबसे खराब रूप को हटाने और रोकने के कार्यक्रम ढंग से लागू करें, बच्चों को सीधी सहायता उपलब्ध कराएं, उनके पुनर्वास का रास्ता साफ करें, निःशुल्क शिक्षा की ओर का मार्ग सुनिश्चित करें, ऐसे बच्चों की पहचान करें, उनकी परिस्थितियों पे, बालिकाओं की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दें और ILO जो संगठन है वो इसमें निरंतर कार्य करता रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे गैर सरकारी समूह और व्यक्ति जो स्वयंसेवी प्रयासों द्वारा ये कार्य करते हैं, बच्चों के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं। जैसे हमने सलाम बालक ट्रस्ट का नाम सुना है, बचपन बचाओ आंदोलन का नाम सुना है। इसके साथ साथ फ्री द चिल्ड्रन, एक 13 वर्षीय विद्यार्थी क्रेग किलबर्गर द्वारा बनाई गई
कैनेडियन संस्था है। इस संस्था ने धन जुटाकर साउथ एशिया में विद्यालय बनाए हैं और ये बाल श्रम के प्रति सचेत करने की कोशिश कर रही है। अब है इस पाठ के पुनरावलोकन प्रश्न। पहला एक क्रियाकलाप है, पता लगाएं क्या भारत सरकार ने बाल श्रम से संबंधित संधि का अनुसमर्थन किया है। अनुसमर्थन का मतलब है क्या भारत ने इस संधि को कभी तोड़ा है। भारत में उन संकटदायी व्यवसायों का पता लगाएं जिनमें बच्चे कार्यरत हैं। बहुत सारों के नाम तो अभी हमने लिए थे और आप कुछ और भी सर्च करके ऐड कर सकते हैं। बाल श्रम रोकने के लिए स्थानीय प्रयासों या अभियानों की पहचान करें, यानी कि आपके आसपास के इलाकों में इस तरह का कोई अभियान, कोई प्रयास चल रहा हो तो उसका पता लगाएं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हमें करने हैं। ये सब हम कॉपी में करेंगे। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, कार्य और वरिष्ठ नागरिक। व्यापक रूप से अगर देखा जाए, खास करके भारत में, तो 60 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। कई बार हम उन्हें वृद्ध व्यक्ति भी कहने लगते हैं, जो सुनने में बहुत ही अनादरपूर्ण लगता है। तो सभी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, जो 60 वर्ष के हो जाते हैं, हमारा समाज ये उनसे अपेक्षा करता है कि ऐसे व्यक्तियों को सक्रिय कार्य से सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, यानी नौकरी कार्यकाज जो वो करते हैं उसे छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे युवा कर्मचारियों के समान दक्ष और उत्पादक नहीं हो सकते। वे बीमार पड़ते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, वे ज़्यादा अनुशासन वाले होते हैं, नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाते हैं, तो काम धीरे करते हैं, और तो और वो युवा वर्ग जो है उसकी नौकरियों पर अड़े रहते हैं, यानी उनके लिए मौके नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने परिदृश्य को देखें तो हमने ये पाएंगे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी प्रगति हुई है, जिसकी वजह से लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहता है, मानसिक सचेतता उनकी बढ़ी है, कार्य के प्रति उनकी रुचियाँ भी बढ़ी हैं। बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी काम करना चाहते हैं। उन्हें खाली बैठना, मनोरंजन करना संतोषजनक नहीं लगता। वे समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, स्वावलंबी बने रहना चाहते हैं, और उनका कार्य उन्हें हमेशा आनंद, स्वाभिमान और आत्मसम्मान देता है। वास्तव में जो व्यक्ति कार्यरत होता है उसका ज़्यादातर जीवन अपने कार्यालय में या कार्य क्षेत्र में ही बीतता है, तो उसके लिए अचानक से खाली बैठना उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो उसे बहुत ही ज़्यादा खालीपन लगता है। ऐसा लगता है समाज में मेरी महत्ता कम हो गई है। कई बार इस वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या कई बार खराब स्वास्थ्य भी इस तरह के व्यवसाय को या कार्य को छोड़ देने का कारण होता है। कई बार आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होते, तब भी उन्हें वरिष्ठ नागरिकों को कार्य करना पड़ता है। कई बार जब बढ़ती उम्र के साथ वो परिवार पर औद्योगिकरण, शहरीकरण, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों की वजह से ऐसे परिवारों की संख्या में कमी हो रही है। इन सब से शक्तिहीन, असहाय और निम्न आत्मसम्मान होने का बोध होता है महिलाओं में, और ख़ासकर उन महिलाओं में जो गरीब लोगों में सबसे खराब दशा में है और वो असुरक्षित महसूस करती है। तो सरकार वृद्धावस्था पेंशन के साथ साथ ऐसी जगहों पर वृद्ध आश्रम भी चलाती है, और बहुत सारे NGOs भी हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धा आश्रम चलाते हैं या उनकी स्वास्थ्य देखभाल करते हैं, या उनके लिए मनोरंजन के क्लब चलाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दे जो अभी हमने डिस्कस करे हैं उस पर आधारित कुछ पुनरावलोकन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया है, अपने आसपास रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन का परिचय देते हुए उनकी समस्याओं एवं समाधान पर चर्चा करते हुए एक रिपोर्ट लिखें।
बहुत ही आसान सा कार्य है। आपके आसपास जो वरिष्ठ नागरिक रहते हैं उनका जीवन कैसा है, कैसी उनकी समस्याएं हैं, और आप अपनी तरफ से उनके लिए क्या समाधान उन्हें दे सकते हैं, ये चर्चा करते हुए एक रिपोर्ट लिखनी है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार क्या सुविधा देती है, एक ये क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण और जीवन कौशल और कार्य जीवन की गुणवत्ता, यानी कि अपने वर्क स्थल पे, वर्क एटमॉस्फेयर में क्वालिटी कैसे लाएं, कौन कौन से कौशल सीखें, और हमारे अपने कार्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए,